वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है व्हाट्सएप पे, जी मैम। हाउ टू राइट प्रॉपरली। वो मिला है आप लोगों को? जी मैम मिली। यस मैम। अच्छा, आप में से कोई एक उसको उसकी जरा स्क्रीन शेयर करे। वसीहा आप कर लें। मैम कर दिए। ओके बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है, लाइक लास्ट टाइम हम लोगों ने यूज ऑफ थ्योरी पढ़ा था, उसमें अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे पहले वो डिस्कस कर लें। मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया ऑफ हाउ टू राइट। राइट, अब हम थोड़ा सा राइटिंग की तरफ आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सिनॉप्सिस राइटिंग के लिए भी, और आपके ओवरऑल थीसिस राइटिंग में, आर्टिकल्स राइटिंग में। ठीक है, तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको अगर आप लोग गौर से पढ़ लें और उसको फॉलो कर लें तो आपके काफ़ी मसले हल हो जाएंगे रिगार्डिंग राइटिंग। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं आज। 2 मिनट में ज्वाइन करती हूँ दोबारा। ओके, एक तो ये सबसे पहले तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिया है इसको आप सब लोगों ने गौर से पढ़ना है। ठीक है, इट्स अ 17 पेजेस डॉक्यूमेंट, लेकिन इसमें आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको एक ही दिन में पढ़ लें। इसको पढ़ने का मकसद ये है कि आपने इसको समझ के इस तरह से पढ़ना है कि आप इसको आपने इसको याद नहीं करना, यू जस्ट गेट द पॉइंट्स। ठीक है, कि इस डॉक्यूमेंट में कहा क्या जा रहा है। तो दिस इज़ द डॉक्यूमेंट जो कि आपको हर स्टेप पे हेल्प आउट करेगा व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग। ओके, तो इस वक्त तो क्योंकि आप लोगों ने अपना सिनॉप्सिस लिखना है, ठीक है, और मैं आप लोगों को अब असाइन करूँगी टू राइट अब फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ योर सिनॉप्सिस। राइट, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज करूँ तो वी स्टार्टेड विद हाउ टू गेट अ रिसर्च टॉपिक। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि हम उस रिसर्च टॉपिक से आगे आके रिसर्च क्वेश्चंस किस तरह बनाते हैं। प्लस हम ने बीच में थोड़ा सा देखा था आपकी टाइप ऑफ रिसर्च, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च, आपकी बैकग्राउंड डाटा आप किस तरह से लेते हैं, प्लस आपकी पॉपुलेशन और सैम्पलिंग टाइप्स कौन कौन सी हैं, लाइक डाटा सेट अगर हमें कलेक्ट करना है, या डाटा सेकेंडरी डाटा अगर लेट से कलेक्ट करना है। और उसके बाद हमने इन द लास्ट लेक्चर भी जो मैंने आप लोगों को कुछ वीडियो भी सेंड की थी उसमें एक लिंक हमने देखे थे कि रिसर्च टॉपिक से हम अपने किस तरह से थ्योरी की मदद से अपने रिसर्च हाइपोथेसिस ले पे आते हैं, और हाइपोथेसिस के बाद हम किस तरह से अपने हाइपोथेसिस को ट्रू या फॉल्स प्रूव करते हैं यूजिंग विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ये हाइपोथेसिस वेरिएबल्स वाली जो बात है ये हम आगे हमने लास्ट लेक्चर में कुछ टाइप ऑफ वेरिएबल्स देखी थी। ठीक है, और जो वेरिएबल्स हैं आपकी पर्टिकुलर टाइटल में या थीसिस में या जो टॉपिक है आपका, वो आपके पास आएंगे जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे। ठीक है, जो द टर्म्स एंड द फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन योर एक्सपेरिमेंट्स, वो सारे उसी वक्त आएंगे जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। राइट, लेकिन अब एक और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च का, वो है आपकी राइटिंग।
right? And I think that this is the time that we can start writing the first draft of your synopsis. एटलीस्ट वहाँ तक हम लिख सकते हैं जहाँ तक हमारे रिसर्च क्वेश्चंस, या अगर आपने कोई हाइपोथेसिस लिया है तो वहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है? जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन एंड देन स्कोप ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड देन द रिसर्च क्वेश्चंस, राइट? तो it would I would take it as a practice, writing practice, or it would be more focused on your writing style rather than your what you have written. ठीक है, आपको समझ आ गई? आई एम नॉट सेइंग, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के अभी तक टॉपिक्स ही फाइनल नहीं हुए, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप लोगों के टॉपिक फाइनल नहीं भी हुआ तो भी आपने अपने जो भी आपके दिमाग में है एरिया ऑफ रिसर्च उसको लेके और उसको आगे आपने लेकर आना है, राइट करना है इन द सेंस कि आपने उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक, और उसके बाद आपके जो एक स्पेसिफिक टॉपिक जिसकी तरफ आप अब जाना चाह रहे हैं या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप डिफाइन करना चाह रहे हैं। अच्छा, इस वाले ये काम करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपका टॉपिक डिफाइन नहीं भी है अभी तक, तो आपको यू विल थिंक अबाउट इट एंड यू विल कम अप विद समथिंग, यानी आप कहीं ना कहीं उसको फाइनल कर लेंगे कि ओके फाइन, आपके तीन या चार से ज़्यादा रिसर्च क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि एमएस लेवल पे आप अगर 3 रिसर्च क्वेश्चंस के भी जवाब दे देते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, राइट? और जहाँ तक लिटरेचर रिव्यू की बात है तो आई वुड से कि 50 to 60 आर्टिकल्स ओवरऑल आपके जो 2 साल हैं उसमें जो आपने थीसिस लिखना है उसमें 50 to 60 आर्टिकल्स कम से कम, ठीक है? ये कम से कम है, उससे ज़्यादा आप जितने मर्जी पढ़ें, लेकिन कम से कम आपने 50 से 60 आर्टिकल्स लाजमी रेफ़र करने और उनको पढ़ना है अपने एमएस थीसिस में, उससे कम अलाउ ही नहीं है, राइट? अच्छा, सिनॉप्सिस में आपने ज़रूरी नहीं है कि 50 आर्टिकल्स रेफ़र करें। सिनॉप्सिस में आप 10 to 15 आर्टिकल्स की बेस पे भी आप एक अच्छा सिनॉप्सिस लिख सकते हैं, ठीक है? इफ़ ऑल द थिंग्स आर कमिंग अप टुगेदर और चीज़ें रिपीट नहीं हो रही हैं दिस एंड दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स अप विथ योर राइटिंग स्टाइल, ठीक है? बेशक वो थीसिस हो, वो सिनॉप्सिस हो या फिर वो आर्टिकल हो, अगर आपकी राइटिंग स्टाइल अच्छा नहीं है या आपको लिखना नहीं आता, इट मीन्स दैट इट वुड बी अ बिट हार्ड। तो अभी से ही मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें, साथ साथ ज़ाहिर है कि इस कोर्स के बाद भी इवन वी विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड डूइंग थिंग्स, लेकिन ये जो कोर्स है पर्टिकुलरली इसमें तो आपने लाजमी ये काम करना ही है, ठीक है? तो अब ये जो थोड़ा सा नीचे आए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं फसीहा जी जी, बस यहाँ पे जो बेसिक्स हैं यहाँ पे, राइटिंग इन स्टाइल द बेसिक्स, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन मिस दिस सेक्शन इफ़ यू रियली नो हाउ टू यूज़ वर्ड्स टू मेक मीनिंग क्लियर, ठीक है? यू नेवर सेपरेट अ वर्ब फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट, यू नेवर ज्वाइन सेंटेंसेस बाय अ कॉमा, एंड यू नेवर लूज योर वे इन अ सेंटेंस। तो आप लोग इसको अपने आप को जज कर लें, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा काम कोई किया है? ठीक है, अगर नहीं किया, लाइक यू हैव ज्वाइन सेंटेंसेस बाय कॉमास, आपने कभी लाइक यू नो हाउ टू यूज़ वर्ड्स टू मेक मीनिंग क्लियर, अगर आपको ये सब चीज़ें आपको लगता है चारों पॉइंट्स आप फुलफिल करते हैं, आपकी राइटिंग स्टाइल इतना अच्छा है, देन यू कैन स्किप दिस पार्ट। बट आई वुड से कि हम इस लेवल पे इस पार्ट को लाजमी ज़रूर पढ़ें, बल्कि लाइक दिस इज़ द बेसिक्स। पहली चीज़ तो ये है कि जो कुछ भी आप लिखें साइंटिफिक राइटिंग, मैं बिल्कुल एक आपको जनरल तरीके से बात बता रही हूँ, इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक टू अ टॉपिक और समथिंग, ठीक है? ओवरऑल रिसर्च की बात कर रही हूँ कि इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग इट शुड नॉट बी बोरिंग, ठीक है? अब ये हर तरह की राइटिंग से रेलिवेंट है, बेशक आप कोई नॉवल लिख रहे हैं या आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या आप कोई लेटर लिख रहे हैं, ठीक है? इट शुड नॉट बी बोरिंग का मतलब है कि आपका रीडर जो है वो इतने ज़्यादा इस तरह का आपकी राइटिंग ना हो कि वो उसका पढ़ने को दिल ही ना करे, ठीक है? और इट वुड नॉट बी बोरिंग अगर आप उसमें अपना पर्सनल टच डालते हैं, राइट? बट डोंट यूज़ रियल लाइफ लैंग्वेजेस। जिस तरह हम अक्सर, जब हम बोलने में और लिखने में बहुत फ़र्क है, हम जो चीज़ें बोलते हैं हम उनको उस तरह से नहीं लिखते, ठीक है? क्योंकि बोलते वक्त हम अपने एक्सप्रेशंस, अपने टोन ऑफ वॉइस,
वो सब चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं तो लोगों को बात समझ आ जाती है, लेकिन लिखते वक्त वो चीज़ें हमारे पास नहीं होती, राइट? तो हमने अपने राइटिंग में ही वो तमाम एक्सप्रेशंस डालने होते हैं। दिस इज़ नॉट हार्ड, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपका अपना एक स्टाइल होगा, हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है लिखने का, तो उस स्टाइल को आपने छोड़ना नहीं है। डोंट जस्ट ट्राई टू कॉपी स्टाइल, राइटिंग स्टाइल ऑफ समवन एल्स, ठीक है? यू हैव योर ओन स्टाइल और उसी को आपने फॉलो करना है। The first point is write in the way that comes naturally to you while following the basic rules। ये जो first point है, ये जो बात मैंने अभी की है उसी को follow कर रहा है, वही लिखा है उसने कि basic rules आपने उसको follow करने हैं, लेकिन like जो आपके दिमाग में आ रहा है, like naturally जो चीज़ आपके आ रही है उसको आपने rules को follow करते हुए लिखना है। Simple as that। अब हम अपनी रिसर्च राइटिंग में फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है? वी डोंट यूज़ वर्ड्स लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, जो बोलते वक्त तो हम वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम लिखते वक्त इस तरह के लफ्ज़ यूज़ नहीं करते। और थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइज योर मटेरियल सो दैट योर वर्क हैज़ अ क्लियर स्ट्रक्चर विद लॉजिकल फ्लो ऑफ एग्जांपल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? आपने अपने जो राइटिंग है उसको हैपहैज़र्डली या रैंडमली नहीं लिखना। लाइक हम नॉर्मली फॉलो करते हैं द स्टाइल जो कि हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, लाइक एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर मेथोडोलॉजी, राइट? जो आपने नॉर्मली अभी भी आप लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं उसमें आपको एक ख़ास स्टाइल नज़र आता है, आई मीन के द स्ट्रक्चर नज़र आता है, और हम वही देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट पे, और हमें पता होता है कि रिजल्ट्स जो हैं वो एंड में कहीं जाके आएंगे। रिजल्ट्स जो हैं वो आपके फ़ौरन ही इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद नहीं आ जाता, राइट? सो कीप दैट फ्लो, और यू नीड टू कैटेगराइज कि अच्छा ये जो पार्ट है ये मेरा इंट्रोडक्शन में आएगा, ठीक है? और क्या कौन सा पार्ट आपका लिटरेचर रिव्यू में आएगा, कौन सा पार्ट आपका मेथोडोलॉजी में आएगा। आपने इन सब पार्ट्स को, सेक्शंस को सेपरेट रखना है, इनको आपने मिक्स नहीं करना, अदरवाइज़ आपका जो रीडर है वो परेशान हो जाएगा और उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वो नहीं पढ़ेगा। और इवन के रिव्यूअर कोई आर्टिकल लिखते हैं तो रिव्यू के लिए भेजेंगे, तो रिव्यूअर को आपकी बात समझ ही नहीं आएगी तो वो आपको पेपर रिजेक्ट कर देगा। फोर्थ पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में लाइक इस तरह हमारे इस तरह के कंट्रीज़ में लोगों को लगता है कि अगर हम बहुत मुश्किल लफ्ज़ यूज़ करेंगे इंग्लिश के तो द रिव्यूअर विल थिंक कि जी हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है और हमारा जो राइटिंग स्टाइल है वो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। यू डोंट नीड टू पोज दैट यू आर क्लेवर, या अगर आपको कोई मुश्किल लफ्ज़ आते भी हैं तो ट्राई टू फाइंड द ईजी ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है? सिंपल डायरेक्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा एज़ कम्पेयर टू बहुत मुश्किल लफ्ज़ जहाँ पे हमें जाके अपनी डिक्शनरी खोलनी पड़े, रिव्यूअर को भी, ठीक है? एंड मेक श्योर दैट योर मीनिंग इज़ एब्सोल्युटली क्लियर टू द रीडर। जो आप कहना चाह रहे हैं वो आपके रीडर तक पहुँचना चाहिए। उसी तरह ये चीज़ आपके पास उस वक्त आएगी जब आप खुद क्लियर होंगे, राइट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खुद क्लियर होना बहुत ज़रूरी है जब आप लिखना शुरू करते हैं। एंड इट्स ऑल्सो अदर वे अराउंड। अब जो मैं आपको कह रही हूँ लिखने को, आई नो कि सम ऑफ यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द टॉपिक एंड अबाउट द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्टफ, लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको कहता है कि जी सोचो इस बारे में कि अब इसमें क्या लिखें, इस सेक्शन के अंदर मुझे क्या क्या लिखना चाहिए, वी थिंक अबाउट दैट। ये बातें मैं सिर्फ वैसे ही नहीं कह रही, इट ऑल कम्स विद एक्सपीरियंस, और जो कुछ मैंने अपने टीचर से सीखा ड्यूरिंग PhD, ड्यूरिंग मास्टर्स, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूँ, राइट? ओके, नेक्स्ट पेज पे आएँ। ओके, आप में से कितने लोग हैं जिनको इन चीज़ों का लाइक यू नो अबाउट द व्हाट अ नाउन इज़, व्हाट अ वर्ब इज़, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, इन सब चीज़ों का आप लोगों को, क्योंकि हम भी पढ़ते रहे हैं एलिमेंट्री अपनी क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस से ही हमारे स्टार्ट हो जाती है इंग्लिश, तो आप लोगों को आइडिया है इन सब चीज़ों का? जी मैम। जी बिल्कुल। यस मैम, थोड़ा बहुत है। मैम मैम ये जो आपने ऊपर अभी ये वाला थर्ड पॉइंट बताया था कि इसमें मतलब हम लोगों ने देखना है कि कौन सा पार्ट इंट्रोडक्शन में आएगा, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट में। तो मैम सेंटेंसेस जो होते हैं ना अक्सर रिसर्च पेपर में, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट में सेंटेंसेस होते हैं ना वो इंट्रोडक्शन में भी उन्होंने दिए होते हैं कई दफ़ा, तो सेंटेंसेस रिपीट हो सकते हैं?
इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि हम अपने पूरे के पूरे सेंटेंसेस को रिपीट करें, लेकिन हाँ एब्स्ट्रैक्ट में जो चीज़ें हैं वो आपकी एक तरह से समरी होती है। ठीक है, जो अच्छा आर्टिकल आपको मिलेगा ना उसमें कभी भी सेंटेंसेस रिपीट नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, ठीक है इंट्रोडक्शन मैम। में तो आप डिटेल में लिखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन, जबकि एब्स्ट्रैक्ट में आप पूरे पेपर का एक समरी लिखते हैं। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि एक दो सेंटेंसेस आपके हो जाएं रिपीट, लेकिन इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ओके मैम। ठीक है, अब इस वाले एक सेंटेंस को देखते हैं, थोड़ा आपके भी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं आती, लेकिन जस्ट रिवीजन। द पिंक बैक्टीरियम grew well on a medium containing glucose and peptone। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। इसको अगर हम गौर से इसको पढ़ते हैं तो हमें इट इज क्लियर, बट इट इज अ लॉन्ग सेंटेंस। इसमें क्या क्या हो रहा है? अच्छा, क्या आप में से कोई बता सकता है कि व्हाई डू वी यूज द? व्हाट इज द डिफरेंस इन द एंड अ? दा मैम स्पेशल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और मैम मैम दी के हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी को स्पेसिफिक करना हो। ठीक है। जब हमें पता हो कि हम क्या कह रहे हैं, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर थिंग, एक स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात करें तो हम द लिखते हैं। और आ का मतलब है कि वी डोंट नो, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक इट कैन बी एनीथिंग, इट्स नॉट स्पेसिफिक। अब जैसे यहाँ पे है द पिंक बैक्टीरियम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो पिंक बैक्टीरियम है इट इज़ अ स्पेशल, इट्स अ स्पेसिफिक बैक्टीरियम। ठीक है, इट्स अ पर्टिकुलर बैक्टीरियम, नॉट ऑल बैक्टीरियम। अब यहाँ जो दूसरा सेंटेंस है हमारा, वहाँ पे अ लिखा हुआ है, अ मीडियम। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मीडियम है वो कोई भी हो सकता है, हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। अगर हम यहाँ पे मीडियम को स्पेसिफाई करेंगे तो फिर हम यहाँ पे द लिखेंगे। राइट, तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें, इनका आपने ख्याल रखना। अगेन द पिंक, वी नो पिंक, फैट, थिन, लार्ज, इस तरह की जो चीज़ें, दीज आर द एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है कि जो हमारा स्पेसिफिक एंटिटी है या सब्जेक्ट है, जैसे कि कोई भी इंसान, पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेस। ठीक है, वो सब हमारे नाउन होते हैं, इसम जिसे हम कहते हैं उर्दू में। और तो इस केस में हमारे बैक्टीरियम जो है वो नाउन है। ठीक है, एंड इट इज अ सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? ग्रीव। ग्रीव इज अ वर्ब। अब जो काम हो रहा है उस नाउन के ऊपर, ठीक है, उस इसम के ऊपर, जब मुझे वो उर्दू की चीज़ें भूल गई हैं, लेकिन जो आ, हमारा जो नाउन है उसके ऊपर जो भी हम काम कर रहे हैं, दैट इज द वर्ब। ठीक है, तो नाउन के फौरन बाद वर्ब आता है नॉर्मली। और सेंटेंस आपका उसी वक्त क्लियर होता है जब आपका नाउन और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, कम से कम एक सेंटेंस में आपका एक नाउन और एक वर्ब लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, इट वुड बी जस्ट वन वर्ड। इसी तरह से ये कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, लाइक फॉर एग्जांपल नाउन है, लाइक अगर मैं अपनी कोई एक एग्जांपल दूँ, आयशा इज़ टीचिंग यू। ठीक है, अब यहाँ पे आयशा जो है शी इज़ अ नाउन, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में कहती हूँ शी इज़ टीचिंग यू राइटिंग स्किल्स। तो अब जो शी है दैट इज़ अ प्रोनाउन, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली रेफरिंग टू द सेम नाउन, लेकिन अब मैं उसका नाम यूज़ नहीं कर रही, बल्कि मैं उसकी जगह शी यूज़ कर रही हूँ। तो शी, हर, ही, हिम, ये सब प्रोनाउंस हैं जो कि नाउन को रेफर कर रहे हैं। बाकी थोड़ा सा नीचे आए इसको। जी, ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, डॉग्स बार्क। जैसे मैंने कहा कि एक नाउन और ए वर्ब, ये दो होंगे तो हमारा सेंटेंस हो बनेगा। डॉग्स बार्क, इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। राइट, हम इसको ये नहीं कह सकते कि इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, लेकिन जाहिर है कि इट्स नॉट, this is not something that we write in our research things, लेकिन it is a sentence, it's a perfect sentence, right? I like dogs, this is also a perfect sentence. These are very simple sentences. अच्छा, नीचे आए, एक और आपको एग्जांपल देती हूँ।
जी। अब जैसे यहाँ पर बिल्डिंग ऑन द सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे डॉग्स बार्क, मैंने आपको कहा इट्स अ सिंपल सेंटेंस। अब इसके आगे भी हम एडवर्ब्स लगा सकते हैं। एडवर्ब क्या होता है? जिस तरह नाउन और प्रोनाउंस होते हैं वैसे ही वर्ब्स एंड एडवर्ब्स होते हैं, राइट। अब एडवर्ब क्या है? इट्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ब। कि डॉग इज बार्किंग लाउडली, तो बार्क और लाउडली का रिलेशन है वर्ब और एडवर्ब्स का। हम इसी तरह एडजेक्टिव्स ऐड कर सकते हैं। नॉइजी डॉग्स, तो नॉइजी इज द ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द डॉग। फिर हम इन सब चीज़ों को मिला भी सकते हैं। नॉइजी डॉग्स बार्क लाउडली। नॉइजी जो है वो एडजेक्टिव है, डॉग्स हमारे नाउन है, बार्क हमारा वर्ब है और लाउडली इज एन एडवर्ब। इसके आगे भी हम मज़ीद प्रेपोजिशंस वगैरह लगा के और कंजंक्शंस लगा के सेंटेंस को आगे लेके जाते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब एक आपके सेंटेंस में सिर्फ एक ही ट्रेन ऑफ थॉट होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, नॉइजी डॉग्स बार्क लाउडली व्हेन दे आर फ्राइटेंड। आई डोंट लाइक दैट। ठीक है, अब इस सेंटेंस में क्या मसला है? इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि आपका जो कॉमा से पहले की जो सेंटेंस है, सेंटेंस का पार्ट है, इट इज ऑल अबाउट द डॉग बार्किंग, राइट, एंड दे आर फ्राइटेंड एंड स्टफ लाइक दैट। एक ट्रेन ऑफ थॉट है, लेकिन कॉमे के फौरन बाद ही आपने क्या कहा? आई डोंट लाइक दैट। तो ये जो पार्ट है आपका, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेम थॉट, ट्रेन ऑफ थॉट, ये डिफरेंट हो गया। एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम इस तरह नहीं लिखते। ठीक है, आपको बात समझ आई? जी मैम। तो हम इसका क्या सोल्यूशन है? अगर हमने दो मुख्तलिफ बातें करनी है, ठीक है, वन आफ्टर द अदर, तो हम एक तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम इन दो इस एक सेंटेंस को दो सिंपल सेंटेंसेस में डिवाइड कर दें। ठीक है, बीच में फुल स्टॉप लगा दें, राइट। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें कॉमा की जगह सेमी कॉलन लगाएंगे। सेमी कॉलन से भी आपका जो एक ट्रेन ऑफ थॉट है वो पता चल जाता है कि ओके, अब यहाँ से आगे जो है दूसरी कोई बात की जा रही है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये दीज आर इम्पोर्टेंट व्हाइल राइटिंग योर रिसर्च आर्टिकल्स। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आए, इसमें यूज स्टाइल के ऊपर गाइडेंस, सम गाइडेंस ऑन स्टाइल है ये कि ट्राई टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट को कम से कम 3 से 4 लाइंस के सेंटेंस में कैरी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि एक तो रीडर भी परेशान हो जाता है, राइटर तो पहले ही परेशान होता है और समझ भी कुछ नहीं आता। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप लाइक नेवर डू डैट कि आपके एक सेंटेंस 3 लाइंस पे जा रहा हो। ठीक है, कोशिश करें कि आपका एक सेंटेंस जो है वो कम से कम 1 लाइन में या 1.5 लाइन से ज़्यादा ना हो। ठीक है, जितने छोटे सेंटेंसेस होंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। बट आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट ऑलवेज डू द वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस। तो वी डू द मिक्सचर ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंसेस, बट इवन द लॉन्ग सेंटेंस शुड नॉट बी मोर देन 2 लाइन्स। ठीक है, ओके, नीचे आए थोड़ा। Okay, on starting a sentence, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बट एंड इस तरह के जो लफ्ज़ हैं उनसे अपने सेंटेंस को स्टार्ट ना करें, राइट। इट डज़ नॉट लुक गुड, क्योंकि बट और एंड जो है वो आपका एक्चुअली कनेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। कि एक सेंटेंस को एक सब सेंटेंस दूसरे सब सेंटेंस के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं एंड, बट, देन, राइट। तो बट ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते। वी कैन स्टार्ट अ सेंटेंस विद एंड बट डोंट यूज ओवरडू इट। यानी बार बार ऐसा ना करें। आपके पूरे डॉक्यूमेंट में 1 या 2 बार ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं।
Okay, on ending a sentence. थोड़ा सा नीचे आए फसीहा। यहाँ पे भी एक गाइडलाइन दी हुई है कि जी आप कोशिश करेंगे अपने सेंटेंस जो है वो कभी भी एक प्रेपोजिशन के साथ एंड ना करें, राइट। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि a preposition is not a word to end a sentence with, राइट। अब इस केस में इस तरह के सेंटेंसेस आपको अक्सर नजर आते होंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट वे टू राइट अ सेंटेंस। हो सकता है लाइक प्रेपोजिशन हम एंड में ले जाएं, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी गुड वे। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि इट लुक्स अ बिट अगली बट समटाइम्स द ऑल्टरनेटिव इज वर्स। अगर हमें उसका ऑल्टरनेटिव कोई अच्छा नहीं मिल रहा तो फिर हम अपने इस रूल को डेविएट कर सकते हैं। जैसे अगर इसी सेंटेंस को हम विद को एंड में नहीं लेकर आते तो हम इसको किस तरह से मॉडिफाई करेंगे। A preposition is not a word with which to end a sentence, ठीक है। It is even worse, तो जो पहला वाला सेंटेंस है हम उसको ही यूज करेंगे। It all comes with your लिटरेचर रिव्यू से भी आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलता है कि आपने लिखना किस तरह से, क्योंकि आपको टर्म्स मिलते हैं अपने टेक्निकल टर्म्स जो कि आपके टॉपिक से रेलिवेंट है, ठीक है। और जाहिर है कि हम अपने रिसर्च राइटिंग में अपने उस तरह के आम रूटीन के सेंटेंसेस, आम रूटीन के वर्ड्स यूज़ नहीं करते, हम टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं, राइट। तो आई वुड से कि जितना ज़्यादा हो सके आप उतना पढ़ें, लिटरेचर रिव्यू करें, बुक्स पढ़ें। अगर आप लोगों को कोई स्टोरीज़ पढ़ने का शौक़ है, नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ है तो प्लीज़ वो ज़रूर करें, ठीक है। उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक और भी बहुत अच्छी एडवाइस ऊपर दी हुई है, थोड़ा सा ऊपर करें कि जब आप कोई अपना सेंटेंस लिखते हैं या अपना कोई पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, तो उसको एक दफ़ा ऊंची आवाज़ में पढ़ के देखें, राइट। अगर आपको वो बोलते हुए ठीक लग रहा है, इफ़ इट साउंड्स राइट देन इट इज़ प्रोबेबली राइट। हमें पता चल जाता है, वी हैव अ गट फीलिंग, क्योंकि हमने जब हम पढ़ते हैं मैं नहीं बताऊंगा, लाइक काफ़ी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ऑलवेज रीड अलाउड, जो भी आप लिखें उसको थोड़ा ऊंची आवाज़ में पढ़ें ताकि आपके कानों तक वो बात जाए, फिर आपको पता चलेगा कि जो आपने लिखा है वो दूसरे लोगों के कानों तक किस तरह जाएगा या दूसरे लोग उसको किस तरह परसीव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इंग्लिश अप विद विच आई विल नॉट पुट। इसको अगर मैं ऊंची आवाज़ में पढ़ती हूँ वैसे भी तो हमारा फौरन पता चल जाता है कि जी नहीं, दिस देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। तो इसका जो सही सेंटेंस होगा, दिस इज द सॉर्ट ऑफ इंग्लिश दैट आई विल नॉट पुट अप विद, ठीक है। इट साउंड्स ऑलराइट, तो आई विल गो विद दैट। ठीक है, बस आज के लिए मैं इतना ही यहीं तक ही रखूँगी। और मीनवाइल आप लोगों को मैंने ये जो डॉक्यूमेंट है, इट इज़ अ वेरी वेरी प्रेशियस डॉक्यूमेंट आई वुड से, ठीक है। इसको एक आम कोई गाइडलाइन ना समझें, बल्कि इसको उस तरह से लें, क्योंकि दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट जो कि हमारे टीचर्स ने हमें दिया, ठीक है। एंड आई एम फॉरवर्डिंग इट टू माई स्टूडेंट्स, और आई होप कि आप भी जब इस लेवल पे आएंगे किसी को पढ़ाएं तो आप भी इस डॉक्यूमेंट को आगे अपने स्टूडेंट्स तक लेके जाएं। तो इट्स अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट, और इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। और मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगी टू राइट, बेशक आप एक पेज ही लिख कर दे दें, 1 पेज, आई वुड से अ समरी ऑफ योर रिव्यू, या आपका जो ओवरऑल आपके जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक, ठीक है। तो वो मैं उसकी मज़ीद डिटेल आपको क्लासरूम दूँगी, क्लासरूम में जब असाइनमेंट मैं आपको दूँगी तो उसमें लिख दूँगी कि आपने करना क्या है। इट शुड बी नॉट मोर देन 1 पेज, और उस एक पेज का जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें आपने कोशिश करनी है कि जो कुछ भी आपने इस डॉक्यूमेंट में पढ़ा है वो आपने उस पर अप्लाई करना है,
ठीक है, और मैं रैंडमली किसी भी असाइनमेंट को चूज करके और उसको फिर हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। नाम नहीं लूंगी मैं जिसने भी सबमिट करवाया होगा, लेकिन वी विल डिस्कस के ओके इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, हमको किस तरह इम्प्रूव किया। राइटिंग पे मैम एक बहुत इंटरेस्टिंग ज़्यादा बात बता की दूं। ज़रूरत है। हमारे जो सीनियर क्लास थी आप लोगों की, उसकी राइटिंग दैट वाज, अभी तक भी हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और मेरे पास जब सिनॉप्सिस आए चेक रिव्यू करने के लिए, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था उन्होंने लिखा क्या हुआ, लाइक आई जस्ट, और ये सबकी बात है, ओवरऑल क्लास का यही हाल था। ठीक है, क्योंकि उनको राइटिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट उस तरह से रिसर्च राइटिंग का नहीं हमने लाइक प्रॉपरली गाइड किया गया था। बट दैट्स वाई हम वी हैव लर्न नाउ, आप लोगों को इसीलिए अब हम फ्रॉम द वेरी स्टार्ट राइटिंग पर लेकर आए हैं, क्योंकि इसके बगैर तो आगे गुजारा ही नहीं है। जी, आप में से कोई कोई कुछ पूछ रहा था? मैम ये इस वाले सेंटेंस का दोबारा बता दें कि आपने बताया, कैसे बताया था कि दो को किस तरह ज्वाइन करते हैं अगर सेंटेंसेस अलग अलग हो। जी, ट्रेन ऑफ थॉट्स की बात मैं कर रही थी कि आप एक बात को, एक जो आपकी पर्टिकुलर जो आप एक जो आपका थॉट है इन अ सेंटेंस, ठीक है, उसको आपने दूसरे थॉट के साथ मिक्स नहीं करना। जैसे अब इस सेंटेंस में दो मुख्तलिफ थॉट्स को मिक्स कर दिया गया है यूजिंग अ कॉमा, इन अ सेंस के जो पहली वाली बात है, आप खुद देखें, नॉइजी डॉग्स बार्क लाउडली व्हेन दे आर फ्राइटेंड, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ ट्रेन ऑफ थॉट है। आई डोंट लाइक दैट। अब इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन रहा। ठीक है, ये मेरी बात आ रही है अब नेक्स्ट सेंटेंस में कि आई डोंट लाइक इट। ओके। ठीक है, तो अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इसको बेहतर तरीका ये है कि हम बीच में ये कॉमा की बजाय डॉट लगा दें। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस हमारा एक अलहदा हो जाएगा कि ओके आई एम टॉकिंग अबाउट डॉग्स, वो एक अलहदा हो गया। और दूसरा जो सेंटेंस है उसमें आई एम सेइंग कि मुझे ये पसंद है या नहीं, इट्स ऑल अबाउट मी। So we cannot mix two different thoughts together. ओके मैम। Okay. माइक ऑन है, किसी का वॉइस डबिंग इज फाइन। अगर किसी ने वाकई ये रिकॉर्ड कर लिया तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मैंने नहीं किया। तो जिसने भी रिकॉर्ड किया प्लीज़ इसको शेयर कर दें उन बच्चों के साथ जो कि इस वक्त अवेलेबल नहीं है हमारे साथ, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन है आपका पिछले लेक्चर में से या क्विज में से? क्विज में किसी को प्रॉब्लम? आई वाज ट्राइंग टू प्ले अराउंड विद टाइमिफाई, लेकिन आई डिड नॉट एक्चुअली लाइक इट, क्योंकि मैं उस इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं किया। मैंने उसका लिंक ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन इट डिड नॉट वर्क। मुझे उसका ऐड ऑन डिलीट करना पड़ेगा। दैट्स वाई आप लोगों को वो जो एक नज़र आ रहा था सबमिशन आईडी, इसका क्या होगा मैम? कुछ भी नहीं होगा, इट्स जस्ट ऑप्शनल, उसका कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। मैम वो एक चेक बॉक्स वाला क्वेश्चन था, उसको तो एक दफा क्लियर कर दें। जी, वर्डिंग्स वाला था। जी मैम, कि वो करेक्ट वर्डिंग कौन सी यूज हुई है सेंटेंस में। ओपन अच्छा हाँ जी, ओके। व्हाट इज़ योर रिलीजन? हमने ये कई बार डिस्कस किया है कि हम इस तरह के ब्लंट क्वेश्चंस नहीं करते। ठीक है, अगर आपने रिलीजन पूछना ही है तो आप उसको प्रॉपरली पूछेंगे, और लाइक डू यू बिलोंग टू, लाइक हम उसको ऑप्शंस देंगे, इस्लाम, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, व्हाटएवर। वैसे हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि अपनी रिसर्च में अनलेस इट इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी, तो हम रिलीजन या इस तरह की पर्सनल डिटेल्स नहीं पूछते। लेकिन हाँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप पूछेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं कि व्हाट इज़ योर रिलीजन। हम उसको ऑप्शंस देते हैं ताकि वो उसमें से कोई एक टिक कर दे। सो दिस इज़ रॉन्ग, यानी इसको हम चेक नहीं करेंगे। हाउ सेटिस्फैक्ट्री आर यू विद, यू होना चाहिए था, विद ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड क्वेश्चन है। अब इसमें जो यूज़र है वो क्या आंसर करेगा? या तो आप उसको कोई एक रेंज दे दें, यानी गुड से लेके और बैड तक या वर्स तक की एक लीनियर स्केल दे दें और वहाँ पे वो सिलेक्ट कर लें। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ राइट वे टू आस्क क्वेश्चंस। द क्वेश्चन Excuse me, ma'am. जी,
मैम ये ओपन क्वेश्चन तो मैम वही होते हैं मैम जिनमें हमने कि ओपनली उनको एक दें कि आप अपना रिव्यू दे सकते हैं, जिसमें मैम अपना यूजर जो है जिससे हमको क्वेश्चन पूछे वो अपना आइडिया क्लियर कर सकते हैं कि उसने क्या परसीव किया इस क्वेश्चन से। तो मैम जो भी ये सेकंड पॉइंट था मैम, ये भी तो मैम ओपन क्वेश्चन हो सकता है। जी, अब जो सेकंड पॉइंट है ना, इसमें जब आप थोड़ा सा इसको आगे की तरफ देखेंगे कि अब आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जाहिर है कि हमने रिजल्ट्स लेके बैठ नहीं जाना, हमने इसको आगे एनालिसिस करना है। अब इस ओपन क्वेश्चन को जब आप थ्रो करेंगे, लोगों के सामने देंगे उनको, तो हर कोई मुख्तलिफ किस्म के जवाब देगा। एक कहेगा फाइन, आई एम ओके, कुछ भी कह सकता है, कुछ कह सकते हैं आई एम सेटिस्फाइड, कुछ कह सकते हैं समवट सेटिस्फाइड, व्हाटएवर। तो हमने उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। तो आगे जाके जब हम उसके एनालिसिस करेंगे तो हमें इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ओनली वे इसको जो प्रॉपर हम क्वेश्चंस को अपना राइट वर्डिंग में देते हैं, उसको हम एक स्केल दे देते हैं कि हाउ सेटिस्फैक्ट्री आर यू। तो हम यहाँ पे या तो आगे चेक बॉक्सेस देते हैं, समवट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, 3 ऑप्शंस देते हैं, या फिर एक स्केल देते हैं, लीनियर स्केल, और उसमें उसको कहते हैं कि वो उसमें से चूज़ कर ले। ओपन क्वेश्चंस को भी हम ओपन नहीं छोड़ देते कि जी जो मर्जी लिखो, पैराग्राफ लिखते रहो। उसमें हम उसको ओपन क्वेश्चन डज नॉट मीन कि आपका जो आंसर है इट कैन बी एनीथिंग। हमें उसको भी एक खास लिमिट में रखना है ताकि हम उसके आगे एनालिसिस कर सकें। लेकिन मैम अगर इन 4 ऑप्शंस में से देखा जाए तो मैम सेकंड वन और फोर्थ वन मैम दोनों ओपन क्वेश्चंस वाली साइड पे मूव करते हैं। ओपन क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कहा है ना कि अब हाउ ओल्ड आर यू, दिस इज ऑल्सो नॉट अ राइट वे। ओपन क्वेश्चन ये सारे ही हैं, ये चारों ओपन क्वेश्चन हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उनकी वर्डिंग की कि वो वर्डिंग उसकी सही है या नहीं, ठीक है। हैं तो सारे ही ओपन क्वेश्चन। हाउ ओल्ड आर यू मे बी हम उससे दिस इज़ नॉट द राइट वे टू आस्क समवन, क्योंकि कुछ लोग दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज देयर एज। तो हम या तो उनसे फिर डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा लोग कम रिलक्टेंट होते हैं हमें डेट ऑफ बर्थ बताने में, या फिर हम उसको रेंज दे देते हैं, ठीक है। रेंज इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, हमने ये क्लास में भी डिस्कस किया था। तो हम उसको रेंज दे देते हैं, आर यू फ्रॉम 18 to 30 और 30 to 40, इस तरह से। तो लोग ज़रा सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ओके फाइन। अब इसमें जो आंसर था वो सिर्फ एक ही ठीक था, थर्ड वन। सम पीपल से द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग टू मच ऑन COVID-19 पैंडेमिक while others argue not enough is being spent. What is your view? अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 2 उनको ऑप्शंस दे दिए हैं, ठीक है। तो अब ये इन 2 ऑप्शंस में से ही वो कुछ ना कुछ उसमें से अपना जवाब देंगे, ठीक है। इनफ और नॉट इनफ क्या उनका व्यू है, यानी हमने उसको ऐसे छोड़ के जो मर्जी आप कहें कि लाइक इसकी जो रॉन्ग वर्डिंग है वो ये होती, अगर मैं इसको रॉन्ग कर दूं तो वो ये होगा कि जस्ट अ सेकंड, जी कि सम पीपल से दैट द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग टू मच ऑन COVID-19 पैंडेमिक, व्हाट डू यू से, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया, मैंने उसको दूसरी ऑप्शन ही नहीं दी, उसको बस एक ही ऑप्शन दी है मैंने कि कुछ लोगों का ख्याल है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है, ठीक है। अब मैंने एक तो उसका थोड़ा सा रैशनलाइज कर दिया, उसको मैंने ये बता दिया कि बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं। तो अब मेरा ऑटोमेटिकली दिमाग उस तरफ चला गया कि हाँ वाकई ये है। लेकिन जब मैंने उसको दूसरी ऑप्शन भी दे दी ना कि ये भी कुछ लोग कह रहे हैं, तो फिर मेरा दिमाग न्यूट्रल होकर सोचेगा। बाकी सब चीज़ें तो वही थी जो हमने। मैम जी मैम जो इनके जब आपने लास्ट में हमें एक असाइनमेंट भी दी थी इससे ही रेलिवेंट, उसमें जो था इनकी क्लास वो भी एक्टिविटी थी कि हमने जो है ना आइडेंटिफाई करना था कि उसमें क्या मिस्टेक है जो क्वेश्चन पूछे गए थे और उनको करेक्ट करके लिखना था। तो जब हम वो सॉल्व कर रहे थे तो उससे रेलिवेंट जब हम सर्च की थी तो ये जो लास्ट 2 ऑप्शन जो दिए हुए हैं ना क्वेश्चन में, लाइक हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज योर रिलीजन, तो ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन में ही थे। तो हम सब इसीलिए कंफ्यूज रहे कि हम लोगों को आइडिया नहीं हो पा रहा था कि इनमें से, क्योंकि आपने इसमें से ये नहीं पूछा हुआ था कि बेस्ट कौन सा इनके सूटेबल है आपने। और दूसरी बात ये कि आपने चेक बॉक्सेस इस्तेमाल किए हुए थे जो हमें इस तरफ लेके जाता है कि विच मींस कि एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगे क्योंकि बाकी सब में रेट के बटन है।
जी, इसको अगर इस क्वेश्चन को हम और से बढ़ें, आप लोगों के पास क्वेश्चंस की एक्सेस है अभी? कैन यू सी द क्वेश्चंस? मैम क्वेश्चन याद है हमें। ओके, मैं वो आपको क्वेश्चन था दोबारा विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन क्वेश्चन फॉलो फॉलो राइटिंग या इस तरह कुछ था। व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है, इसको देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन क्वेश्चंस फॉलो राइट वर्डिंग। वर्डिंग अब यहाँ पे वर्डिंग मैंने कहीं ये बात नहीं की कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये ओपन क्वेश्चंस नहीं है। मैंने तो खुद ये बात की है कि ये जो आगे 4 क्वेश्चंस हैं ये सारे ओपन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग्स का मतलब है कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, बट इट्स अ ट्रिकी वन बिकॉज मैंने एक से ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखी थी, लेकिन हो सकती हैं चेक बॉक्सेस का मतलब यही है। दे फॉलो वही ना मैम, राइट। तो यही कंफ्यूजन थी और हमने इसलिए फिर एक से ज्यादा ऑप्शन चेक किया और वो गलत हो गए। ज़रूरी नहीं है ना कि एक से ज़्यादा आप ही लिखें। विच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक से ज़्यादा लिखें, आप एक भी लिख सकते हैं। मैम पेपर में तो हमें पता होता है कि एक ही ऑप्शन है मोस्टली, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफाई होता है कि जी आप एक ही टिक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हाँ ए बी सी इस तरह से दे दिया जाता है, तो उसमें से हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, चेक बॉक्स का मतलब है ही कंफ्यूजन। ओके बच्चों, अब आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, ये ऐसी बातें हैं जो कि मैं नहीं एक्सपेक्ट करती किसी भी पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट से। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा फाइन, एक नंबर अगर आपका चला भी गया है तो इट्स ओके। नहीं नहीं मैम, वो इट्स ओके, वो इट्स ओके, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, उस पर कोई वो इनके तकरार नहीं है किसी किस्म की। जस्ट ये था कि हम लेकिन अपनी ये वो जो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के है, लिए आपसे क्वेश्चन कर रहे थे। आई वुड स्टिल से कि द क्वेश्चन इज 100% राइट, और चेक बॉक्सेस आपको कंफ्यूज करने के लिए थे और जो कि आप हो भी गए। तो अगर आप थोड़ा सा इसको सोचते तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं थी। चेक बॉक्सेस का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप एक से ज़्यादा आपको लाजमी करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप चेक बॉक्सेस में भी सिर्फ एक टिक कर सकते हैं। ठीक मैम, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम, मैंने एक बात पूछनी है। जी जी पूछें। अच्छा मैम, ये हमारा सेमेस्टर कब तक चलेगा? क्योंकि पहले तो क्लासेस होती रही, उसके बाद क्विज आ गए, क्विज के बाद फिर मिड आएगा, फिर फाइनल आएगा। क्या ये 9th to 10th मंथ में चला जाएगा? आप कब ख़त्म करना चाह रहे हैं? जब मैम ये आप तो लोग ख़त्म करना चाहेंगे ख़त्म हो जाएगा। हमारा तो प्लान ये है कि हम इसको अगस्त तक तो इंशाल्लाह अगस्त से पहले ही वाइंड अप कर दें। मैम ये तो फिर इंक्रीज होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। नहीं नहीं, in any केस आप लोगों का जो सेमेस्टर है वो अक्टूबर में ही स्टार्ट होना था ना, यस मैम। तो आपका अक्टूबर में नेक्स्ट सेमेस्टर इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। डोंट वरी। तो इसमें मैम हम ये मैम चाह रहे थे कि इसमें हमारी समर वगैरह वो भी चले गए। घर में ही तो बैठे हैं आप लोग, समर एंजॉय करें। मैम घर में कहाँ बैठे, रिसर्च चल रही है, इसके अलावा और दूसरी क्लासेस चल रही हैं, ये घर में तो नहीं बैठे हुए। एक्चुअली जो हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं उसकी जो पेस है वो थोड़ी स्लो होती है इन अ वे कि अब जैसे मैंने जितना आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है, मैं अगर फेस टू फेस पढ़ा रही होती तो आई थिंक हम वो राइटिंग वाला जो टॉपिक है उसको कवर अप कर चुके होते हैं। लेकिन इट्स नॉट डैट, क्योंकि अब वो क्रेडिट आवर्स 3 क्रेडिट आवर्स की बजाय अब हम आपको सिर्फ 1 घंटा मुश्किल से पढ़ाते हैं हफ्ते में। उस पर भी आप लोगों को काफ़ी मसले होते हैं कि जी हमें और कम पढ़ाओ या बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया दिस एंड दैट। तो मैं, हम मैं, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपका ये सेमेस्टर प्रोलॉन्ग होगा ही। लेकिन मैम वहाँ पर समझने में बहुत ज़्यादा इजी होती है, यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या मुश्किल हो जाता है? मुझे तो लगता है कि ऑनलाइन लर्निंग जो है ना वो थोड़ा सा आपका स्कोप को इंक्रीज कर देती है, क्योंकि अब आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज हैं जो कि आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको था कि अच्छा जी टीचर ने जो बता दिया बस हो गया फाइन। यहाँ लेकिन बैठ मैम के आप जी जी मैम यहाँ ये इशू होता है कि मैम जिस तरह आज ऑनलाइन क्विज था, मैम हमारे पास 10 मिनट्स की लिमिट्स, और मैम उस लिमिट के चक्कर में मैम हम ये होता है कि वो कंफ्यूजन में मैम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ रहे होते हैं, उनका आंसर कर रहे होते हैं। क्योंकि मैम रियल लाइफ में अगर देखिए तो मैम हमें क्विज करना, कोई टेस्ट देना मैम बहुत ईजी है, लेकिन मैम अगर ऑनलाइन वाली साइट पर आए तो मैम ये काफी मुश्किल हो जाता है। इसमें ना आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अब मैंने क्विज में मैंने देखा है 231 पे स्टार्ट हुआ हमारा क्विज। ठीक है, उसमें जो मुझे फटाफट ठक से जो एक जवाब आया है, रिस्पांस आया, वो 234 पे मुझे फर्स्ट रिस्पांस मिला, बल्कि 233 पे, यानी 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने उसको जमा करवा दिया। और बहुत सारे बच्चों ने 30s में ही जमा करवाया, वो उसको 40 पे नहीं लेके गए।
ठीक है, मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि जी अब आपके पास जब 10 मिनट हैं तो आप उस 10 मिनट को तो कम से कम यूटिलाइज करें। मैम वो तो मैम ठीक है, एक्चुअली कल ऐसे हुआ लेकिन था, कल इंटरनेट ना का इशू होता सर है। साहब का था क्विज, तो मैम उन्होंने मैम मतलब 14 मिनट्स दिए थे और मैम फिर हम 14 मिनट्स को यूटिलाइज हम कर रहे थे, और जो है ना आगे से वो टाइम लिमिट खत्म हो गई, और मैम काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ना सबमिट नहीं हुआ फिर, तो मैम इस वजह से बच्चों ने आज जल्दी जल्दी करके सबमिट करवाया कि रह ना जाए कोई भी। 10 मिनट तो कम से कम आप, चलो 9 मिनट तो आप लें ना, कम से कम 9 मिनट्स तो आप लें। आप 5 सवाल करने के लिए 9 मिनट, मैं तो कहती हूँ बहुत ज़्यादा है। और फिर भी मैंने उसको मज़ीद 5 मिनट एक्सटेंड कर दिया फॉर दोज जिसकी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम से। तो पैनिक नहीं हो, फ़ौरन ये ना कोशिश करें कि जी सबमिट करवाना है। और हाँ, अगर आपको कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, आपको लगता है कि 2 मिनट बाद मेरा इंटरनेट ही ख़त्म हो जाना है, वो एक अलग कहानी है, उसमें फिर आप मुझे पहले इन्फॉर्म करें कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, तो उसका हम कोई ऑल्टरनेटिव देख लेंगे। लेकिन डोंट पैनिक, डोंट रश कि जी फटाफट 2 मिनट में जमा करा दें, पता नहीं फिर बाद में हो या ना हो। ये आपको अपनी लर्निंग करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि हम सभी सीख रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग इज़ अ न्यू थिंग फॉर यू। मेरे लिए इतनी नहीं है क्योंकि मैं पढ़ाती रही हूँ ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट में, बट स्टिल अभी सीख लेंगे। ये पहला ही क्विज था, अभी 4 और 3 और होने, ठीक है। और सिर्फ 5 नंबर का था ये क्विज, सो इट्स नॉट अ बिग डील। एंड में आपके एवरेज ही लगना है। और मैम मिड इसी क्विज से बनेगा? इस तरह की तो कोई बात अभी हमने नहीं की। इट्स जस्ट योर, अभी हम ये देख रहे हैं कि आप, इट्स अ काइंड ऑफ असेसमेंट इन अ वे कि हम देखना चाह रहे हैं कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको आप वाकई पढ़ भी रहे हैं या नहीं, या जस्ट टेकिंग द लाइव सेशंस, या ले रहे हैं और पढ़ नहीं रहे कुछ। तो आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ वे ऑफ असेसमेंट, इट्स नॉट मिड। मैम अगर यकम जून से जिस तरह कह रहे हैं कि ओपन हो जाएंगे स्कूल्स वगैरह, यूनिवर्सिटीज वगैरह, तो फिर हमारा मिड और फाइनल इकट्ठे होंगे? मिड का तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका होगा, मिड शायद नहीं होगा, फाइनल आप लोगों का होगा एट द एंड ऑफ सेमेस्टर। और फाइनल ये 36 का होगा या इसका 54 का? 36 का ही होगा, वही रहेगा जो रूल्स पहले हैं वही रहेंगे। और मैम सिलेबस सारा इंक्लूड होगा या मैम जस्ट फाइनल के लिए अलग कर देंगे मैम सिलेबस? सिलेबस, दीज थिंग्स आर ऑल कनेक्टेड, ठीक है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि अब फाइनल में आप लोग ये ना पढ़िएगा कि जी रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं या रिसर्च टाइप्स क्या होती हैं। जब तक आपको ये बातें नहीं पता होंगी आप आगे चल ही नहीं सकते। तो सब कुछ ही इंक्लूडेड होगा मेरे कोर्स में। तो बाकी हर टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर टू टीचर वेरी करता है वो किस तरह से अपने कोर्स को लेके चलते हैं। ठीक है, 4 बजे मेरी एक और मीटिंग है। अगर आप लोगों ने कुछ और बात पूछनी है तो पूछ लें, अदरवाइज यू आर फ्री टू। मैम जी जी। मैम कल भी बहुत सारे बच्चों का क्विज सबमिट नहीं हो सका था क्योंकि ना इंटरनेट की मतलब उनको मसला आ रहे थे। तो आप मैम बाकी टीचर से भी कह दें कि टाइम का थोड़ा हम लोगों को दे दिया करें, क्या मसले होते हैं थोड़े से, मतलब इंटरनेट चला जाता है या वो बफर देर से हो रहा होता है। बच्चों अगर सबमिट नहीं हुआ तो अपने टीचर से बात करें। कौन से टीचर का था क्विज कल? डॉक्टर रजाक का था मैम। डॉक्टर रजाक से बात करें तो वो जिनके सबमिट नहीं हुए उनसे दोबारा ले लेंगे। मैम वो दोबारा तो ले लेंगे लेकिन फिर दोबारा से वही टाइम का इशू हो जाता है ना कि वो टाइम लिमिटेड देते हैं और फिर उसके बाद होता ही नहीं हमसे सबमिट। अब ये तो नहीं हम कर सकते कि 5 सवालों के लिए 25 मिनट दे दें। इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि कोशिश करें 10 मिनट के लिए आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे आपको कंफर्म है कि जी इंटरनेट कम से कम 10 मिनट तो आएगा ही। या अपना मोबाइल डाटा ऑन कर लें, या किसी रिलेटिव के घर जा सकते हैं तो वहाँ चले जाएं। इससे ज़्यादा आई डोंट नो कि व्हाट शुड वी डू। अगर हम 5 सवालों के लिए 25 मिनट देंगे देन यू वुड जस्ट कॉपी पेस्ट स्टफ फ्रॉम गूगल एंड वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो टाइम लिमिट करना जरूरी है। पहले जब ऑनलाइन क्विज अगर कभी दिए ना हम लोगों ने, तो उसके अंदर ऐसे होता है कि छोटा सा एक टाइमर चल रहा होता है ऊपर। तो इस तरह नहीं कर सकते ताकि टाइम का भी साथ साथ हमें पता लगता रहे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि टाइम का पता ही नहीं लगता। टाइमर हम अटैच कर सकते हैं, लेकिन वो ही मैंने आज करने की कोशिश की थी, टाइमिफाई, लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी इन अ सेंस कि
वो एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइन हमें देता है। जैसे उसमें वो ये कहता है कि जी आप 10 मिनट बाद आपका क्विज आपको नज़र ही आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे उसमें ज़्यादा परेशान होते हैं। टाइमर लगाने का मतलब है कि उस टाइम के बाद आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जबकि जो तरीका मैंने आज यूज़ किया है और पहले भी किया था वो ये था कि मैंने उसको एज असाइनमेंट सबमिट करवाया। उसकी मैंने डेडलाइन दे दी कि जो आपका डेडलाइन है वो 350 है। 350 के बाद जो भी आप अभी भी देखेंगे, आप अभी भी जिस बच्चे ने जमा नहीं करवाया वो करवा सकता है, लेकिन वो मेरे पास आएगा लेट सबमिशन में, एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। तो ये मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगी थी टाइम लिमिट वाली, और वो उससे बच्चों के भी नेगेटिव फीडबैक आए थे। जो हमने कुछ क्लासेस में इसको अप्लाई किया था टाइमर वाली चीज़ को, तो वो दैट इज़ नॉट, इट्स वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है मैम। एक्सक्यूज मी मैम, आप अपने सामने एक टाइमर रख लें, तो घड़ी रख लें, स्टॉप वॉच रख लें, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। ओके मैम। जी मैम ये सेमेस्टर के स्टार्ट में मैम जब हमारा एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स स्टार्ट हुआ था, उस वक्त मैम ये एक बात कही गई थी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे कोर्स रिसर्च वर्क में इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, तो इसकी जगह पे हमें कुछ और कोर्स इशू किया जा सकता है। तो मैम इस बारे में नहीं, ये बात कभी भी नहीं हुई थी कि आपका कुछ और कोर्स इशू हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ कोर कोर्स और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये बात हुई थी कि इसमें आपके टीचर जो हैं वो आपको रिसर्च ओरिएंटेड कोई काम करवा सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर टीचर, लेकिन हम इस कोर्स को ख़त्म नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ कोर कोर्स जो कि HEC की स्कीम ऑफ स्टडीज़ में है। तो मैम इसके अंदर हम मैटलैब वगैरह अब हम मैम शुरू कर सकते हैं अगर आप सर से बात करें कि हमें वो मैटलैब स्टार्ट करवा दें, तो जितना उन्होंने पढ़ा दिया उसको। जी, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही सर। हम मैम हमारे अब सर चेंज करवा सकते हैं कि हमें अब मैटलैब स्टार्ट करवा दें अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च। नहीं, आपकी आवाज़ बहुत हल्की है, मुझे समझ नहीं आ रही। आप ऐसा करेंगे चैट बॉक्स में लिख दें अपना क्वेश्चन, या कोई और बोल दे। मैम वो कह रहा है कि क्या आप ये कर सकती हैं कि आप सर से रिक्वेस्ट कर दें कि वो हमें ना मैटलैब वगैरह पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करवा दें अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च, जो हमें रिसर्च में इनके हेल्पफुल है। तो बच्चों आप डायरेक्टली खुद बात करें ना अपने टीचर से। मैम एक्चुअली ये OS का नहीं है, ये वाला पोर्शन जो है ना ये उसमें होना चाहिए ML में, क्योंकि ML में जितना भी काम है ना वो सारा प्रैक्टिकल, लाइक एल्गोरिदम्स की इम्प्लीमेंटेशन है और वो सर करवा रहे हैं ऑरेंज पे। हमें ऑरेंज, आपको भी आइडिया होगा कि ऑरेंज सिस्टम का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कोडिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती, तो वो एज सच हमें रिसर्च में इतना हेल्पफुल है कि वहाँ पे बिल्ट इन डेटा सेट्स हैं, GUI के थ्रू आप उसे कंट्रोल करके उसकी चेंजिंग करके रिजल्ट्स देख सकते हैं, वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। तो बेटर होगा कि हम जो है ना उसको प्रैक्टिकली करें, प्रोग्रामेटिकली करें, लाइक पाइथन का इस्तेमाल करके उसको इम्प्लीमेंट करें, टेस्ट करके देखें, हमारे डेटा सेट क्रिएट करें, गूगल का डेटा इस्तेमाल करें। इसमें पहली बात तो ये कि आपके जो पोस्ट ग्रेड कोर्सेज हैं उनमें से कोई भी प्रैक्टिकल कोर्स नहीं है, दे आर ऑल थ्योरेटिकल कोर्सेज। तो टीचर्स जो हैं वो आपको अगर प्रैक्टिकल करवाने लग जाएंगे तो वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके सारे रह जाएंगे। स्पेशली मशीन लर्निंग में, जहाँ तक मशीन लर्निंग की बात है तो उसमें थ्योरेटिकल अगर आपको मॉडलिंग का वो सब चीज़ों का पता चलना ज़्यादा ज़रूरी है। और साइड बाय साइड जैसे अब कुछ बच्चे कर भी रहे हैं अपने तौर पे, पाइथन, मैटलैब वगैरह सीख रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम भी है थोड़ा, तो आई वुड से कि टीचर बेशक आपको करवाता है या नहीं करवाता, आप लोग खुद अपने तौर पे ज़रूर कोई ना कोई पाइथन, स्पेशली मैटलैब पे बेशक ना जाए, पाइथन आई वुड से कि उसकी आप साइड बाय साइड कोई ट्यूटोरियल्स या उसकी प्रोग्रामिंग खुद अपने तौर पे सीखें। यस मैम, मैं तो वो कर रहा हूँ, मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था ये इस हवाले से, लेकिन ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को ना प्रॉब्लम है इस हवाले से ना। और मैम जहाँ तक बात है पाइथन की भी, तो एक्चुअली ये डेटा साइंस से रेलिवेंट है कि हम उसमें एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करें। ML में भी करवाते हैं, ML के भी कोर्सेज हैं कुछ, उसमें भी ये चीज़ें सारी करवा रहे हैं, लेकिन इशूज़ में ये होता है कि वो लोग बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें जो है ना वो मोस्टली कोर्सेज में होती हैं, एडवांस हम अभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग। और हमारी क्लास में वैसे मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिनके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं, जिनका प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है उसके लिए पाइथन पे शिफ्ट होना, नो डाउट कि वो एक इजी लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी पाइथन पे शिफ्ट होना, और वो भी डायरेक्टली आप एल्गोरिदम्स की इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ पे पाई चार्ट्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, उस पर लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना,
तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक बिगिनर के लिए। और दूसरी बात ये कि हम जो ना ओवर बर्डनाइज होते हैं, लाइक जैसे मैंने आपसे कई दफ़ा मेंशन किया है कि मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। उसकी रीज़न फिर ये होती है कि एक तो वीकली क्लासेस होती हैं, 4 दिन क्लासेस हैं, 4 दिन क्लासेस के अलावा चारों टीचर्स जो है ना वो टास्क भी देते हैं, इनके असाइनमेंट्स भी देते हैं, एक एक दो असाइनमेंट्स हर टीचर की हर वीक में होती हैं। उसके अलावा हमारे क्विज़ेस भी हैं। और फिर हम एक्स्ट्रा वर्क टाइम कब निकालेंगे, क्योंकि मैम जब हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसमें यह है कि हम जब एक असाइनमेंट सॉल्व करने बैठते हैं तो 8-9 घंटे आराम से लग जाते हैं, क्योंकि असाइनमेंट्स होते हैं टेक्निकल। उसके लिए आर्टिकल हमें सर्च करने पड़ते हैं, उसको रीड करना पड़ता है, रीड करके अंडरस्टैंड करके देन उसको राइट अप करना पड़ता है। तो तकरीबन सभी टीचर इस किस्म की असाइनमेंट्स दे रहे हैं। सो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम कुछ नया सीख पाएँ, क्योंकि टीचर तो सभी टीचर यही कह रहे हैं कि आप लोग फ्री हैं, घर पे हैं, आप लोग इजीली कर सकते हैं, लेकिन ओवर बर्डनाइज हो गए। रेगुलर क्लासेस में हमारे साथ ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे होता था हमें जो भी इश्यूज होते थे हम टीचर्स की हेल्प ले पाते थे। अब ये है कि टीचर्स भी बिजी होते हैं, हम उनकी हेल्प फिर उस तरह से नहीं ले पाते। लाइक हम उन्हें इशू तो बता देते हैं, वो फिर हमें कहते हैं कि बेटा इसको ऐसे करना है। अब हम उसको इम्प्लीमेंट करने में उनसे हेल्प नहीं ले पाते, क्योंकि वो चीज़ ना उनको नज़र आ रही है, ना हमें सही तरह से अंडरस्टैंड हो पा रही है उनकी बात, तो कहीं ना कहीं वो गैप रह जाता है। सो दैट्स व्हाई हम लोग ज़्यादा परेशान हैं। ओके, तकरीबन हर लेक्चर में ही ये सारी बातें होती हैं हमारी। तो आई वुड से कि पोस्ट ग्रेड लेवल पे ना आप लोगों को ये सब काम करने ही हैं इन एनी केस, ठीक है। मुझे अक्सर और भी लाइक ज़ैद के थ्रू भी ये सब चीज़ें अक्सर हम मुझ तक पहुंचती रहती हैं, बाकी टीचर्स तक भी, ठीक है। तो इसमें आई वुड से हम सब ने जो भी जितने लोग भी यहाँ पे मास्टर्स बैठे हुए हैं या पीएचडी, तो चलो बात की बात है, तो वो इन सब स्टेप्स से गुजर कर ही आगे पहुँचे हैं। अब बेशक वो फेस टू फेस हो या ऑनलाइन हो, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन ये रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ना, असाइनमेंट्स करना, प्लस दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ योर मास्टर्स डिग्री। इट्स नॉट अंडर ग्रेड, इट इज़ मास्टर्स। अगर आपको लाइक नहीं आप लोग इसको कर पा रहे हैं या जो भी, तो आप लोग अगर मेरे कोर्स से रेलिवेंट आप लोगों को इशूज़ हैं, लाइक मैंने आप लोगों को जितनी भी अभी तक असाइनमेंट्स दी हैं, दे आर वेरी सिंपल। और दूसरा जो रिसर्च, आई वुड से कि रिसर्च के ऊपर अपना ज़्यादा फोकस रखें, राइटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। बेशक कभी आप लोग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर आपको नहीं टाइम मिल रहा है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो अभी थोड़े अरसा रुक जाएं, पाइथन को थोड़े अरसे तक लिंगर ऑन करें। बेशक अभी अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा तो आप ना करें, थोड़े दिन बाद जब आप थोड़ा सेटल हो जाए मज़ीद, या फेस टू फेस हमारी क्लासेस शुरू हो जाएँ, तो आप उस वक्त कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो हमारी जो मेन प्रायोरिटी है आप लोगों की, वो ये होनी चाहिए कि आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लें, अपने रिसर्च टॉपिक्स टाइटल्स फाइनल कर लें, ताकि आप अपने सिनॉप्सिस जमा करवा सकें, जो कि हमने 3rd सेमेस्टर के स्टार्ट में जमा करवाना है, ठीक है ना। इस सेमेस्टर के एंड में आप लोगों ने अपने सिनॉप्सिस को फाइनल करना है इन एनी केस। तो आई वुड से कि मेरा जो कोर्स है, मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन उस तरह से ना जाए जो कि आपकी रिसर्च के ऊपर एक और बर्डन पड़ जाए, बल्कि आई ट्राई टू मर्ज दीज टू थिंग्स टुगेदर। कि जो आप साथ साथ लिटरेचर रिव्यू भी कर रहे हैं, तो प्लस मैंने आपको बैकग्राउंड रिसर्च के बारे में बता दिया। अब आप लोग राइटिंग अगर स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को राइटिंग का भी साथ साथ पता चल जाए। तो मेरे हिसाब से तो मेरा जो कोर्स है वो एक तरह से आपको हेल्प ही कर रहा होगा आपके लिटरेचर रिव्यू में या रिसर्च में। इट शुड नॉट बी अ बर्डन ऑन यू, जहाँ तक मेरे कोर्स का ताल्लुक है। बाकी ये कि ठीक है, मेरी आज जो हमारी 4 बजे मीटिंग है, उसमें मैं एक दफ़ा दोबारा ये बात अपने फेलोज से कर लूँगी कि क्योंकि क्विज़ चल रहे हैं तो इसलिए असाइनमेंट्स ना दें ज़्यादा, ठीक है, ये हो सकता है। मैम एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करना था, थोड़ा सा रेस जी स्केजुअल करना चाह रहा था कि आपकी क्लास जो है ना सर की क्लास अगले ही दिन होती है, अगर आपकी क्लास की सर की क्लास एक दिन का, ताकि हम क्विज इजीली प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि सर अली शाहिद का क्विज तैयार करने के लिए हमारे पास एक संडे आ जाता है और बीच में हमारे पास सुपरवाइजर मीटिंग का एक दिन हो जाता है, तब जाके सर फिर आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मैम जैद कह रहा है कि आप थर्सडे की बजाय फ्राइडे को क्लास करा लें, जो क्विज वाली है। जी मैम, मैं इसलिए कह रहा था कि एक दिन का ज़रा गैप हो जाएगा, क्योंकि एक आपके कोर्स में हमारे पास एक दिन का गैप नहीं है, क्योंकि फ्राइडे को आपको कोई क्लास नहीं होती।
नहीं मैम। अच्छा ठीक है, फ्राइडे को कर लें। जी मैम, वो इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा था, आप मीटिंग में ये कर लीजिएगा और शेड्यूल हमारा दोबारा थोड़ा सा रीस्केड्यूल कर दें। अभी एक मैसेज आया कि ना करें ऐसा, तो आप लोग पहले अपनी क्लास में तो एक कंसेंसस लेकर आएं, उसके बाद फिर आप मुझसे बात करें। चलें ठीक है मैम, मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर 100% क्लास एग्री होगी तो फिर ये होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है मैम, मैं इनसे पूछ लेता हूँ दोबारा। चलें ठीक है। ठीक है। मैं बस एक बात आप लोगों से लास्ट कहना चाह रही हूँ, क्विज से रेलिवेंट। आप लोगों की क्लास से भी और क्विज के अलावा भी कुछ ऐसे केसेस हमें नज़र आए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल किस्म का मिसकंडक्ट और मिसबिहेव किया गया है, ठीक है। एंड वी कम्प्लीटली नो हु हैज़ डन दैट, बिकॉज इट्स ऑनलाइन, वी ऑल नो, हम सब चीज़ें ट्रैक कर रहे हैं गूगल क्लास पे भी। तो कोशिश यही करें जिसने भी ये काम किया है तो आइंदा ना हो, और अगर ऐसा होगा दोबारा, आप में से पूरी क्लास में से किसी की तरफ से भी मुझे कोई भी कंप्लेंट मिली नेक्स्ट, ठीक है, तो वो डायरेक्टली जाएगी वीसी साहब के पास, एंड यू विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ दिस क्लास, आउट ऑफ दिस होल प्रोग्राम, ठीक है। आपकी मास्टर से ही आई विल जस्ट एक्सपेल यू आउट ऑफ दिस, क्योंकि ये चीज़ें हमारे यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी परमिशन नहीं है इस तरह की वर्डिंग यूज़ करने की जो आप लोगों ने की, या इस तरह का एटीट्यूड शो करने की जो आप लोग डबल आईडी से कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ अजीबोगरीब लाइक अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में। आई वुड नॉट, कभी भी मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगी, और ना ही हम में से कोई और करेगा। और नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी ऐसा केस हुआ, फेस टू फेस बात कर रहे हो आप लोग, चैटिंग कर रहे हो, आपके व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, गूगल क्लास में हो या लाइव सेशन में हो, कहीं पे भी इस तरह की चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है। ये बात अच्छे तरीके से आप लोग सुन भी लें, तो समझ भी लें, और नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट बेयर इट। और वैसे भी जिसने भी ये काम किया है, आई थिंक कि वो इस काबिल ही नहीं है कि उसको मास्टर्स करना चाहिए, उसको मास्टर्स की डिग्री भी मिलनी चाहिए, ठीक है। आप पहले अपनी प्राइमरी लेवल, अपनी पहले प्राइमरी एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ को समझें, उसके बाद मास्टर्स करने आइएगा। ठीक है, और ये मेरा मैसेज उन सब तक पहुंचा दीजिएगा जो आज इस लाइव सेशन में मौजूद नहीं है। मैम एक लास्ट बात करनी थी आपसे, वो लास्ट सैटरडे के लिए काइंडली रिक्वेस्ट करनी थी कि हमारे कुछ फेलोज ने भी अधिकार में बैठना है और मेरा भी इरादा है, तो काइंडली अगर पॉसिबल हो तो लास्ट सैटरडे का हमें रिलैक्सेशन मिल सकती है। पूरे 10 दिन? यस मैम, क्योंकि 10 दिन का ही होता है एतिकाफ, जो इनके बाकी तो नफली होता है ना, वो तो आप लोग जब कर लें ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली था वो तो 10 दिन का है ना मैम। बच्चों जब नॉर्मल हमारी फेस टू फेस भी चल रही थी क्लासेस, ठीक है, उसमें भी हमने यूनिवर्सिटी में कभी भी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं रही कि 10 दिन की छुट्टियां दे दी जाएं आखिरी अशरे में, रमज़ान में। पिछली बार भी हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और तो अगर आप पर्सनली, इट्स ऑल द पर्सनल स्टफ, तो अगर आप करना चाहते हैं तो यू जस्ट गिव मी एन एप्लीकेशन, ठीक है, एंड वी विल कंसिडर इट। लेकिन जो कुछ भी इस दौरान पढ़ाया जाएगा वो आपको बाद में कवर करना पड़ेगा खुद, ठीक है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली 10 दिन की छुट्टी नहीं दे सकते। ओके मैम, ठीक है। हाँ, बस ये डेफिनेटली वी विल डू कि इस टाइम में, क्योंकि हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, एंड वी ऑल नो कि कितना ज़्यादा बहुत प्रेशियस दिन है सारे, तो कोशिश यही होगी, मैं अभी भी मीटिंग में भी डिस्कस करती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बर्डनाइज ना करें बच्चों को। वैसे भी 10 दिन जो आखिरी के हैं उसमें थोड़ा सा हम हाथ हौला रखें, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।